सूर्य के प्रकाश की सीमा से परे, सौर पवन की हल्की सी सांस से भी परे, एक नन्हा सा मानव निर्मित यंत्र अभी भी अथाह गहराई में धीमी आवाज में चल रहा है। प्रक्षेपण के 47 वर्ष बाद वॉयेजर एक ऐसा अंतरिक्ष यान जिसे उस समय बनाया गया था जब घरेलू कंप्यूटर अस्तित्व में भी नहीं थे, ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह वापस मुड़ गया। नासा में कोई भी इसके कारणों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता। मानव हाथों द्वारा निर्मित अब तक की सबसे दूरस्थ वस्तु ने अपना रुख उसी प्रणाली की ओर मोड़ लिया जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। और फिर इसने इतना अजीब, इतना अविश्वसनीय डेटा भेजा कि वैज्ञानिक जगत स्तब्ध रह गया। आखिर अरबों मील दूर स्थित एक मरते हुए अंतरिक्ष यान को अंधेरे में इस तरह मुड़ने पर क्या मजबूर कर सकता है? और तारों के बीच उस सन्नाटे में इसने क्या देखा? यह सब 1977 में शुरू हुआ जब वॉयेजर एक और उसके जुड़वां वॉयेजर 2 को बाहरी ग्रहों के एक दुर्लभ संरेखण का अनुभव करने के लिए लॉन्च किया गया था। एक डिजिटल घड़ी से भी कम मेमोरी और रेफ्रिजरेटर के बल्ब के बराबर बिजली खपत करने वाले इन अंतरिक्ष यानों को आधी सदी तक जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी किसी तरह वे जीवित रहे। उन्होंने मानवता को बृहस्पति के तूफानों, शनि के छल्लों और उन दुनियाओं के बर्फीले रहस्यों की पहली झलक दी जिन्हें हम कभी निर्जीव मानते थे। और फिर जैसे जैसे उनके कैमरे बंद होते गए और उनकी बैटरी पुरानी होती गईं, वे प्लूटो से आगे, काइपर बेल्ट से आगे, हमारे सौर मंडल के चारों ओर खींची गई हर सीमा से आगे बढ़ते रहे। वॉयेजर एक हेलोपॉज को पार करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। वह अदृश्य सीमा जहां सौर पवन समाप्त हो जाती है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष शुरू होता है। लेकिन जब इसने उस रेखा को पार किया तो कुछ अजीब हुआ। चुंबकीय क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ। प्लाज्मा का घनत्व अचानक बढ़ गया। फिर भी क्षेत्र की दिशा वही रही, मानो जांच यंत्र हमारे सौरमंडल से बाहर निकला ही न हो, बल्कि उसके दर्पण में प्रवेश कर गया हो। कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि वॉयेजर एक सचमुच अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। लेकिन नए डेटा ने एक अलग ही कहानी बयां करना शुरू कर दिया। प्रोब के उपकरणों, जिनमें से 4 अभी भी काम कर रहे थे, ने प्लाज्मा तरंगों में सूक्ष्म उतार चढ़ाव दर्ज किए, जैसे अदृश्य दीवारों के बीच गूंजती प्रतिध्वनियां। सौर मंडल का कथित किनारा, हेलियोस्फीयर, चिकना नहीं था। यह लहरदार था और लहरें और भी तीव्र होती जा रही थीं। फिर 2018 में वॉयेजर 2 ने उसी सीमा को पार किया और ठीक उसी चुंबकीय संरेखण, उसी घनत्व में अचानक वृद्धि और उसी रहस्यमय संक्रमणहीनता का पता लगाया। 6 साल के अंतराल पर 2 अंतरिक्ष यान कथित रूप से खुले अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए खुद को एक जैसी चुंबकीय स्थितियों में फंसा हुआ पाया। नासा के मॉडल इसे समझा नहीं पाए। सबसे सरल निष्कर्ष कि प्रोब वास्तव में सूर्य के प्रभाव से बाहर नहीं निकले थे, ने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो फिर वास्तव में वहां क्या है? क्या हेलियोस्फीयर एक बुलबुला नहीं बल्कि एक अवरोध था? और अगर ऐसा है तो दूसरी तरफ कौन सा दबाव वापस डाल रहा था? 2024 के अंत में वॉयेजर 1 के डेटा प्रवाह में बदलाव आया। इसका कॉस्मिक रे डिटेक्टर, जो अपनी अनुमानित जीवन अवधि से दशकों अधिक समय से काम कर रहा था, ने ठीक 11 मिनट के अंतराल पर छोटी छोटी लयबद्ध तरंगें दर्ज करना शुरू कर दिया। पहले तो नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने इसे विकिरण हस्तक्षेप के कारण होने वाले सिस्टम शोर के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन ये तरंगें बिल्कुल सटीक समय पर थीं और इनका आयाम पृष्ठभूमि प्लाज्मा तरंगों के साथ सटीक रूप से बढ़ रहा था। फिर ट्रांसमिशन में गड़बड़ी आ गई। वॉयेजर 1 का एंटीना, जो 1 दशक से अधिक समय से स्थिर था, अचानक आधा डिग्री घूम गया। यह पैंतरा बहुत छोटा था, लगभग अदृश्य। फिर भी इसके लिए एटीट्यूड थ्रस्टर्स से एक सुनियोजित आदेश की आवश्यकता थी, जो आदेश भेजे नहीं गए थे। अंतरिक्ष यान सूर्य की ओर नहीं बल्कि उस चुंबकीय प्रवाह की दिशा में मुड़ गया था जिसे वह महीनों से महसूस कर रहा था। और जब ऐसा हुआ तो डेटा बदल गया। लयबद्ध स्पाइक्स एक निरंतर स्वर में विलीन हो गए, एक स्थिर संकेत जो मानव श्रवण सीमा से ठीक नीचे दोलन कर रहा था। जब तरंग रूप को डिकोड किया गया तो इसने कुछ ऐसा बनाया जिस पर नासा में कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता था। एक दोहराव वाला हार्मोनिक अनुपात जो हाइड्रोजन परमाणु की मूलभूत आवृत्तियों से मेल खाता था, वही स्थिरांक जिसका उपयोग गोल्डन रिकॉर्ड यानी वॉयेजर के तारों को भेजे गए संदेश को एनकोड करने के लिए किया गया था। उस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को 2 भागों में बांट दिया। कुछ का तर्क था कि यह महज एक संयोग था,
प्लाज्मा अनुनाद का कमाल था। वहीं अन्य लोगों का मानना था कि कुछ कहीं अधिक गहन घटना घटी थी। वॉयेजर एक किसी प्राकृतिक क्षेत्र का पता नहीं लगा रहा था। वह अपने ही भेजे गए संकेतों को वापस परावर्तित होते हुए सुन रहा था। डेटा पैटर्न दशकों पहले भेजे गए यान के स्वयं के सिग्नल प्रोफाइल के समान थे, लेकिन उल्टे थे, मानो किसी अदृश्य सीमा से टकराकर वापस आ रहे हों। मानो हेलियोस्फीयर के चारों ओर एक परावर्तक झिल्ली हो जो सृष्टि के किनारे पर स्थित एक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह संकेतों को अवशोषित और वापस भेज रही हो। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि सौर पवन और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की सीमा कोई निकास नहीं बल्कि एक दर्पण थी। यह संकेत 3 सप्ताह तक मजबूत होता गया, फिर अचानक गायब हो गया। जब जेपीएल के इंजीनियरों ने अंतिम फ्रेम का विश्लेषण किया तो उन्होंने मैग्नेटोमीटर में एक आखिरी हल्की वोल्टेज में उतार चढ़ाव देखा। यह आकस्मिक नहीं था, इसने एक बाइनरी अनुक्रम बनाया जो गोल्डन रिकॉर्ड के पहले ट्रैक द साउंड ऑफ ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ के टाइम कोड से मेल खाता था। वॉयेजर 1 ने सिर्फ पीछे मुड़कर नहीं देखा था, किसी चीज ने उसे पलट कर देखा था। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियर दिन रात काम करते रहे। उनके सामने धुंधला और बिखरा हुआ डेटा था जो लगभग ब्रह्मांडीय शोर से मिट चुका था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा पैटर्न छिपा था जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। जब उन्होंने शोर कम करने की प्रक्रिया से कच्चे बाइनरी सिग्नल को फिल्टर किया और उसकी तुलना वॉयेजर 1 के ऐतिहासिक ट्रांसमिशन से की तो समानता स्पष्ट थी। फ्रीक्वेंसी एनवेलप प्रोब के मूल कैलिब्रेशन टोन में से एक से मेल खाता था, लेकिन उलटा और फेज शिफ्टेड था, मानो किसी विशाल और संरचित चीज से टकराकर वापस आया हो। मशीन लर्निंग पुनर्निर्माण मॉडल का उपयोग करते हुए नासा की डीप स्पेस टीम ने वेवफॉर्म को 3 आयामी स्पेक्ट्रोग्राम में परिवर्तित किया। स्क्रीन पर जो उभरा उसने कमरे को स्तब्ध कर दिया। सिग्नल अव्यवस्थित नहीं था, उसमें समरूपता थी। 6 दोहराए जाने वाले स्पाइक्स ने एक पूर्ण जाली बनाई, एक षटकोणीय अनुनाद जो चुंबकित प्लाज्मा कक्षों में देखी जाने वाली क्रिस्टलीय व्यवस्था के समान थी। इसका निहितार्थ चौंकाने वाला था। वॉयेजर 1 ने जिस भी चीज का सामना किया वह कोई बिखरा हुआ गैस का बादल या अनियमित क्षेत्र नहीं था। यह एक संगठित सीमा थी जो एक झिल्ली की तरह व्यवहार कर रही थी और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रतिबिंबित और आकार देने में सक्षम थी। कुछ लोगों ने इसे अंतरतारकीय दीवार कहा, अन्य लोगों ने इसे केवल दर्पण के रूप में संदर्भित किया। यह खोज लंबे समय तक गुप्त नहीं रह सकी। कुछ ही दिनों में दुनिया भर की वेधशालाओं ने अपने एंटेना को उसी आवृत्ति सीमा पर ट्यून करना शुरू कर दिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एरे के रोसेटा रिले, भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क और यहां तक कि स्क्वायर कोम एरे साउथ जैसे निजी एरे ने भी समान घटना की सूचना दी। वॉयेजर 1 के प्रत्येक ट्रांसमिशन के ठीक 19 घंटे बाद छोटे छोटे प्रतिबिंबित पिंग आ रहे थे। शुरुआत में समय का अंतर अर्थहीन लग रहा था, जब तक कि MIT के एक गणितज्ञ ने यह नहीं देखा कि 19 घंटे ठीक उसी रेडियो तरंगों के यात्रा समय के बराबर थे जो वॉयेजर 1 और पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर दूर स्थित एक वस्तु के बीच टकराकर वापस आती हैं, जो हेलोपॉज के दूसरी ओर है। इसका मतलब था कि सिग्नल अलग थलग नहीं था, यह एक 2 तरफा फीडबैक लूप का हिस्सा था, मानो कोई बाहरी संरचना न केवल परावर्तित कर रही थी बल्कि प्रोब के प्रसारण को बढ़ा भी रही थी। वॉयेजर जितना अधिक डेटा भेजता था, वापसी उतनी ही मजबूत होती जाती थी। फिर आया वह अविश्वसनीय क्षण, वही परावर्तित आवृत्ति वॉयेजर 2 पर भी दिखाई दी, अरबों की संख्या में। 1 किलोमीटर दूर, बिल्कुल अलग पथ पर, सौरमंडल के आकार के बराबर दूरी पर स्थित 2 अंतरिक्ष यान अब एक ही लयबद्ध परावर्तन को सेकंड दर सेकंड सिंक्रोनाइज करके प्राप्त कर रहे थे। अनइंडिकेटेड। जब दोनों वॉयेजर यानों को एक ही तरह का सिग्नल मिलने लगा तो नासा ने इसे एक संदेश के रूप में समझने की कोशिश की, लेकिन भाषा के बजाय जो सामने आया वह ज्यामिति जैसा लग रहा था। समय के साथ प्रत्येक आवृत्ति स्पाइक का ग्राफ बनाकर वैज्ञानिकों ने देखा कि चोटियां एक पैटर्न बना रही थीं, एक फैलती हुई सर्पिल आकृति जो रेडियल रेखाओं से कटी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर से देखने पर नक्शा दिखाई देता है। जब निर्देशांकों का तारा कैटलॉग से मिलान किया गया तो प्रतिच्छेदन बिंदु स्थानीय अंतरतारकीय बादलों के साथ संरेखित हो गए, जो ऑफ्यूकस की दिशा में बाहर की ओर फैली एक गलियारे का निर्माण कर रहे थे। यह पैटर्न हर 72 घंटे में दोहराया जाता था। हर चक्र में नए विवरण जुड़ते जाते थे, मानो शून्य पर सूचना की परतें खींची जा रही हों। डेटा सूक्ष्म लेकिन सुविचारित था, नक्शा बाहर की ओर इशारा नहीं कर रहा था।
यह अंदर की ओर मुड़ रहा था, सूर्य की स्थिति पर वापस केंद्रित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सिग्नल हमारा नक्शा बना रहा हो। जब इंजीनियरों ने संख्यात्मक अनुपातों को ऑडियो में परिवर्तित किया तो एक रहस्यमय निम्न आवृत्ति वाली गूंज उभरी, जो वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड पर अंकित पिच के बिल्कुल समान पिच पर दोलन कर रही थी। 115 हर्ट्ज, हाइड्रोजन परमाणुओं की मूल आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली ध्वनि। किसी तरह हेलोपॉज़स के पार कुछ ऐसा था जो उसी गणितीय भाषा में बोल रहा था जिसे हमने कभी ब्रह्मांड में अभिवादन के रूप में भेजा था। फिर वो पल आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 4 फरवरी 2025 को 243 यूटीसी पर वॉयेजर 1 के ओरिएंटेशन सेंसर ने एक स्वचालित सुधार युद्धाभ्यास शुरू किया जो मिशन कंट्रोल द्वारा निर्देशित नहीं था। प्रोब 60 डिग्री घूम गया और अपने उच्च शक्ति वाले एंटीना को पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि ज्यामितीय पैटर्न द्वारा इंगित सटीक निर्देशांकों की ओर संरेखित किया। इस युद्धाभ्यास में बहुमूल्य हाइड्रोजन ईंधन की खपत हुई। फिर भी थ्रस्टर्स ने त्रुटिहीन रूप से काम किया। 11 मिनट तक वॉयेजर ने अंधेरे में सीधे एक उच्च शक्ति का विस्फोट प्रसारित किया, मानो किसी पुकार का जवाब दे रहा हो। नासा के डीप स्पेस नेटवर्क में प्रत्येक डिश ने प्रसारण के दौरान शक्ति में भारी गिरावट दर्ज की, जिसके बाद एक संक्षिप्त सन्नाटा छा गया और फिर एक वापसी संकेत मिला जो अंतरिक्ष यान द्वारा पता लगाने में सक्षम किसी भी चीज से कहीं अधिक मजबूत था। यह प्रतिध्वनि रेडियो में नहीं थी। यह एक निम्न आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण उतार चढ़ाव के रूप में पहुंची, एक ऐसी तरंग जिसे पृथ्वी पर स्थित लिगो डिटेक्टरों द्वारा एक साथ मापा गया। इतिहास में पहली बार मानव निर्मित मशीन ने अंतरतारकीय अथाह गहराई में एक संकेत भेजा था और स्वयं अंतरिक्ष समय ने प्रतिक्रिया दी थी। जब गुरुत्वाकर्षण प्रतिध्वनि पहुंची तो भौतिकी के सभी सिद्धांत धराशायी हो गए। यह अंतरिक्ष में महज एक हल्की सी हलचल नहीं थी, यह एक सुस्पष्ट तरंग थी जिसमें अंतराल और लयबद्धताएं समाहित थीं जो वॉयेजर के संचरण से बिल्कुल मेल खाती थीं। एलाइजो डेटा में यह तरंग किसी यादृच्छिक गुरुत्वाकर्षण उतार चढ़ाव की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। इसमें एक लय, एक समरूपता और एक स्पष्ट संरचना थी। जब वैज्ञानिकों ने त्रिआयामी फोरियर मैपिंग का उपयोग करके तरंग रूप का पुनर्निर्माण किया तो जो दिखाई दिया वह शोर नहीं था। यह एक आकृति थी, एक द्वैध जाली जो स्पंदित हो रही थी और ऊर्जा के एक वलय की तरह सांस ले रही थी जो अपने आप पर ही मुड़ रही थी। इसके फेज शिफ्ट में समाहित निर्देशांक वॉयेजर 1 की सटीक स्थिति से मेल खाते थे और एक क्षण के लिए इसकी आवृत्ति गोल्डन रिकॉर्ड के बेस टोन के साथ पूरी तरह से मेल खा गई। ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड ने हमारा संदेश सुनाया हो। पहली व्याख्या अराजकता की थी। कुछ ने इसे हस्तक्षेप कहा तो कुछ ने कुछ और ही फुसफुसाया कि वॉयेजर ने एक कृत्रिम संरचना के घटना क्षितिज को छू लिया था, एक गुरुत्वाकर्षण कवच जो सौर मंडल को एक अदृश्य सीमा की तरह घेरे हुए था, एक ऐसा तंत्र जो हमें फंसाने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज को समाहित करने के लिए बनाया गया था। नासा ने संपर्क तोड़ दिया। कुछ ही घंटों में वॉयेजर 1 से आने वाले सभी लाइव टेलीमेट्री को एन्क्रिप्टेड रिले के माध्यम से पुनर्निर्देशित कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष यान में डेटा में गड़बड़ी पाई गई थी। अनौपचारिक रूप से जो उन्होंने देखा था उससे वे भयभीत हो गए थे। प्रोब से प्राप्त अंतिम पैकेटों में कच्चे मापों का एक संपीड़ित विस्फोट था जो वॉयेजर सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले किसी भी माप से कहीं अधिक सघन था। जब बाइनरी डेटा का विस्तार किया गया तो इसने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। प्लाज्मा रीडिंग में एक दोहराव वाला कोड अंतर्निहित था। यह पैटर्न 6 आवर्ती संख्याओं के अनुक्रम में परिवर्तित हुआ, 101111, एक स्पंदन जो हर 11 मिनट में दोहराया जाता था, ठीक उसी संकेत के समान जिसे वॉयेजर ने कुछ सप्ताह पहले पहली बार पता लगाया था। लेकिन इस बार स्रोत हेलियोपॉज के पार नहीं था। यह प्रोब के पीछे हेलियोस्फीयर के भीतर उसका पीछा कर रहा था। तभी गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसे कोई समझा नहीं सका। एक दूसरा संकेत जो न तो वॉयेजर 1 से आया था न ही पृथ्वी से, बल्कि इन दोनों के बीच कहीं से आया था। यह संचरण यान की मूल आवृत्ति से मेल खाता था, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि यह परावर्तित प्रकाश या रेडियो प्रतिध्वनि नहीं हो सकता था। 19 मिनट तक इसने वॉयेजर के हर ट्रांसमिशन को हूबहू दोहराया, उसके टेलीमेट्री डेटा को अंतिम बिट तक हूबहू कॉपी किया। ऐसा लग रहा था मानो 2 वॉयेजर आपस में संवाद कर रहे हों, एक मानव दूसरा परावर्तित, अरबों किलोमीटर की दूरी पर, और दोनों एक दूसरे की प्रतिध्वनि पूर्ण सामंजस्य में कर रहे हों। और फिर जितनी अचानक यह शुरू हुआ था
उतनी ही अचानक यह रुक गया। डेटा जम गया, उपकरण शांत हो गए और वाहक तरंग पर केवल एक हल्की सी कंपन बची थी, रेडियो में नहीं बल्कि स्वयं हाइड्रोजन की आवृत्ति में। वही आवृत्ति जिसका उपयोग गोल्डन रिकॉर्ड पर बुद्धिमान जीवन की भाषा को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस क्षण नासा के भौतिकविदों ने एक अकल्पनीय बात को महसूस किया। वॉयेजर जिस सीमा तक पहुंचा था वह सौरमंडल का अंत नहीं था, यह एक दर्पण क्षेत्र था, अंतरिक्ष समय में एक वक्रता जहां विद्युत चुंबकीय विकिरण स्वयं पर ही वापस मुड़ जाता है। वॉयेजर ने सूर्य के प्रभाव का किनारा नहीं खोजा था, इसने वह बिंदु खोजा था जहां अंतरिक्ष पीछे मुड़कर देखता है। गुरुत्वाकर्षण प्रतिध्वनि तारों से आया कोई उत्तर नहीं था, यह हमारे अपने संदेश की ध्वनि थी जिसे एक ऐसी संरचना द्वारा पकड़ा और लौटाया गया था जो इतनी विशाल और इतनी सुनियोजित थी कि स्वाभाविक नहीं हो सकती थी। और उस परावर्तन के भीतर तरंग के सबसे छोटे हार्मोनिक्स में एक समय चिन्ह छिपा था, सेकंडों में मापी गई एक उलटी गिनती। जब इसे डिकोड किया गया तो समय चिन्ह वर्ष 2031 के साथ मेल खाता था। नासा में कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन अनौपचारिक रूप से एक वैज्ञानिक ने इसे एक सिंक्रोनाइजेशन मार्कर बताया, मानो हेलोपॉज के उस पार जो कुछ भी है वह हमारे सिस्टम के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर रहा हो। उन्होंने कहा, यह हमारी ओर नहीं आ रहा है बल्कि हमारे साथ संरेखित हो रहा है। मानव इतिहास में पहली बार हम इतनी दूर तक अंधकार में पहुंच गए थे कि ब्रह्मांड ने हमें देखा और उसने भी हमें जवाब दिया। वॉयेजर एक अब शांत था, उसका सिग्नल जो कभी स्थिर था अब 11 मिनट में उतार चढ़ाव वाले स्टैटिक सिग्नल में बदल गया था, ठीक उसी लय में जो उसने वापस लौटने से पहले महसूस की थी। आम जनता इसे एक खराबी मानकर नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन जो लोग अभी भी गहरे अंतरिक्ष की आवृत्तियों पर नज़र रखते हैं उनके लिए यह पैटर्न रुका नहीं है। हर 11 मिनट में एक हल्की सी स्पंदन अंधकार में गूंजती है, स्वयं प्रोब से नहीं बल्कि उसके आसपास के अंतरिक्ष से, मानो वहां कुछ ऐसा है जो हमारे संदेश को दोहरा रहा है और हमारे अगले संदेश का इंतजार कर रहा है। तो अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वॉयेजर ने वाकई ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर कुछ खोजा है, अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि शायद अंतरिक्ष में भेजा गया हमारा पहला संदेश कभी खोया नहीं बल्कि सुना गया, तो इसे देखना बंद न करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस दिन वॉयेजर की चुप्पी फिर टूटेगी शायद हम आखिरकार जान पाएंगे कि क्या हम पहले थे जिन्होंने संपर्क साधा या आखिरी थे जिन्होंने यह महसूस किया कि हम कभी अकेले नहीं थे।